नमस्कार, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर दो तरह की एनर्जी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी क्या लगेगी, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी किसके इक्वल होती है, इज डिफाइंड एज द वर्क नेसेसरी टू टेक एन इलेक्ट्रॉन टू द इंफिनिटी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, एटम है, जिसमें हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेके जाना है, तो इस पर जो वर्क लगेगा दैट इज इक्वल्स टू W। तो इस पर जो वर्क लगेगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है, तो उसमें जो वर्क लेगा दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे किसके इक्वल होती है, हमें पता है हमारा वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू F.dr। हमें कहाँ से लेके जाना है, उसको r डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस टू द इन्फिनिटी। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, तो हमें पता है दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है, हमने कूलम्बिक फोर्स पढ़ी है, तो कूलम्बिक फोर्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे K इनटू में यहाँ पर दो चार्जेस कौन कौन से, एक तो हमारा न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है दैट इज Ze, एक चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन दैट इज -e, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज r, तो r²। इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम r टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटीग्रेट करते हैं, अपने कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले जाते हैं, Kze², इंटीग्रेशन करेंगे बस 1/r² का विद रिस्पेक्ट टू dr। तो इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज -Kze² माइनस, तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट फ्रॉम r टू इन्फिनिटी Kze² अपॉन में r। तो लिमिट्स लगाएंगे अब, Kze² अपॉन में इन्फिनिटी माइनस Kze² अपॉन में r। तो यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाती है, इज इक्वल्स टू -Kze² अपॉन में r। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में 2। ओके, तो हम जब रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाल रहे थे तो हमने FA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ FC किया था, और हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल थी, -Kze² अपॉन में r² इज इक्वल्स टू माइनस mv² अपॉन में r। यहाँ से हमारे mv² की वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल्स टू
के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। तो यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। ओके, तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, दैट इज ई। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r। तो यहाँ से क्या आ जाता है, इतने पार्ट को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया यहाँ से, E इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। ओके, ओके, तो अब के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, -1/4 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। आर की वैल्यू हमने सेकंड पार्ट में निकाली थी, तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर 1/r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अब यहाँ पे, पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस जेड ई स्क्वायर जेड ई रेज़ टू पावर 4 जेड स्क्वायर इंटू में m अपॉन में 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा टोटल एनर्जी ई क्या आ गई है, माइनस जेड स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 4 m अपॉन में 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी क्या आई है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आई है। तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। ओके, द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर उस इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रही होती, देन इलेक्ट्रॉन विल ऑलरेडी एग्जिट फ्रॉम द एटम। ओके, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। नेगेटिव वैल्यू आने का क्या मतलब है कि वहां पे अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। ओके, यानी कि वर्क नीड्स टू बी डन to move the electron
from its equilibrium distance r. ओके, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट निकालते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि Z हमारे पास में है 1। ओके, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। Z एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल क्या आ जाएगी, माइनस Z1 ले रहे हैं, ए की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ⁻⁴। एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 9.109 इंटू 10⁻31 अपॉन में 8 इंटू 8.854 इंटू में 10⁻12 इंटू में 6.626 इंटू में 10⁻34। तो nth ऑर्बिट निकाल रहे हैं तो n²। तो सब सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, -2.178 इंटू में 10⁻18 अपॉन में n² जूल। ओके, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल क्या आ जाएगी यहाँ से, -2.178 इंटू में 10⁻18 कूलम। ओके, तो ऐसे ही एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिटल निकाल लेंगे। एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिटल -5.445 इंटू में 10⁻19 जूल। तो E3 की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके, ये क्या था हमारा En। ओके, तो E3 वैल्यू क्या होगी, -2.42 इंटू में 10⁻19 जूल। E4 की वैल्यू क्या होगी, -1.361 इंटू में 10⁻19। तो E5 की वैल्यू क्या होगी, -8.172 इंटू में 10⁻20। और इनका डिफरेंस En-1। ये क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास में, 1.634 इंटू में 10⁻18 जूल। ऐसे ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 0.3025 इंटू में 10⁻18 जूल। ऐसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा,
0.1059 इंटू में 10⁻18 जूल। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0.04898 इंटू में 10⁻18 जूल। ओके, तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है, यानी कि ये दोनों मोर और लेस इक्वली वैल्यूज, जैसे जैसे हमारी एन की वैल्यू बढ़ेगी मोर और लेस ये दोनों इक्वली हमारे पास वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या था? 1.634, यहाँ पे 0.3025, यहाँ पे 0.1। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है? यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो रहा है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास में एनर्जी घट रही है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि सारे एनर्जी लेवल एक ही पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे, सबसे पहले तो जब E2 और E1 का डिफरेंस निकाला तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई था डिफरेंस। पर जैसे जैसे हमारा एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास में डिफरेंस कम होता जा रहा है। और ऐसे ऐसे जब हमारी एन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी तब एनर्जी डिफरेंस तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? एज एन बिकम्स sufficiently large, the energy level differs only ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एंड बोर थ्योरी। तो यहाँ पे एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिए और इसके अंदर गैस फील्ड है। ओके, तो जब ये गैस जब बर्न होगी, जब हीट होगी तब इसमें से लाइट इमिट होगी, और जब इस लाइट को प्रिज्म से पास किया जाएगा तब इसमें से लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होंगे। ओके, दैट कैन बी विजिबल थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, तो लाइन स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेंगे? कि लाइन स्पेक्ट्रम हमें इससे आके मिलेंगे कुछ, और हर किसी एलिमेंट का अलग लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ओके, हर एलिमेंट का अलग लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। When the gas or vapor of a chemical substance are heated in a electric arc or a Bunsen flame, लाइट इज इमिटेड, लाइट इमिट होगी और जब उसको प्रिज्म से पास किया जाएगा तो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगे। और हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम अलग बनेगा, और लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ही मिलेगी, कुछ हमें सारे कलर्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ही मिलेगी हमें लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर। डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम हमें लोअर फ्रिक्वेंसीज पे बनेगा और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें हाई फ्रिक्वेंसी पे बनेगा। ओके, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमें लो फ्रिक्वेंसी बनेगा और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हाई फ्रिक्वेंसी बनेगा। जब हमारी जो लाइट की फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा हाई हो जाएगी, जो गैस इसमें से हीट होके लाइट प्रोड्यूस करी और उस लाइट की जब फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तब वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनाएगी, दैट कैन बी विजिबल थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमें लोअर फ्रिक्वेंसीज बनेगा। ओके,
तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें इस तरह का मिलता है, इसके अंदर सारी लाइंस जो है मर्ज हो जाती हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा मिलेगा हमें। ओके ओके हमें कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है। तो ओके जब हमारा किसी आउटर ऑर्बिट 2, 3, 4 से हाइड्रोजन में के अंदर ही ऑर्बिट नंबर 2, 3, 4 या उससे बड़े ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में कोई भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पास ऑन होता है, तब वो अल्ट्रावायलेट रेज़ में दिखती है और उस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज। जब भी कोई आउटर ऑर्बिट बड़े ऑर्बिटल से आती है 2, 3, 4 ऑर्बिटल से 1 ऑर्बिट में, तो लाइमन सीरीज बनती है जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में विजुअलाइज होती है, और बाल्मर सीरीज हमें विजिबल रीजन में मिलती है। इसमें 3, 4, 5 ऑर्बिटल से सेकेंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और पासन सीरीज में 4, 5, 6 ऑर्बिटल से थर्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ओके ऐसे ब्रैकेट सीरीज में 5, 6, 7 ऑर्बिटल से फोर्थ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ये इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। और पफर्ड सीरीज 6, 7, 8 से 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और ये भी हमारी इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। और पासन, ब्रैकेट और पफर्ड ये तीनों के तीनों इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, और बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में मिलती है। और यही बाल्मर सीरीज ही सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी, क्योंकि ये विजिबल रीजन में विजिबल हो रही थी। ओके और लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में ही विजिबल होगी। ओके तो बाल्मर सीरीज के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे वेव नंबर ऑब्टेन करने के लिए। ओके वेव नंबर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ओके तो यहाँ पे हमारा आर जो है दैट इज रैडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पे जो सेकेंड यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे N1 ये है, और ये क्या है N2। यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर कोई भी होगा वो आ जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी नंबर हो जो 2 से बड़ा हो, तो उससे सेकेंड ऑर्बिटल में आएगी। ओके तो आर हमारा रैडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर है। ओके इसकी जो यूनिट है दैट्स द यूनिट ऑफ वेव नंबर ऑल्सो। ओके रिट्ज कॉम्बिनेशन, तो रिट्ज कॉम्बिनेशन से हमें सारी सीरीज के ही वेव नंबर मिल सकते हैं। लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफर्ड सीरीज और बाल्मर सीरीज, सारी ही सीरीज के हमें इससे सीरीज के वेव नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। लाइमन सीरीज के लिए हम वेव नंबर फाइंड आउट करें, आर तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में आता है किसी भी बड़े ऑर्बिटल से। ओके तो ये हमारा हो गया लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला। ऐसे ही बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज का तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ओके तो पासन सीरीज का निकाल लेते हैं यहाँ से। पासन सीरीज इज इक्वल्स टू आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पे n की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 3, दैट इज 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे n की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज 2, 3, 4, 5 एसेट्रा। ओके ऐसे ही पफर्ड सीरीज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट सीरीज फाइंड आउट कर लेते हैं। ब्रैकेट सीरीज इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास में n की जो वैल्यू है दैट इज 5, 6, 7, 8 एसेट्रा। ओके पफर्ड सीरीज वेव नंबर इज इक्वल्स टू आर
इंटू में 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n²। यहाँ पे हमारे पास में n की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 5, दैट इज 6, 7, 8 एसेट्रा। ओके, अब ये जो सीरीज है ये हम बाय बोर थ्योरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में एनर्जी E1 ऑर्बिटल के लिए क्या है, -z² e⁴ m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² 1/n1²। ओके, E2 इज इक्वल्स टू -z² m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² 1/n2²। ओके, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिटल या लेवल भी लिख सकते हैं उसको, आउटर लेवल हम यहाँ पे n2 से डिनोट कर रहे हैं, टू इनर लेवल n1। ओके, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू -z² E²। इतने पार्ट को तो हम एज कॉमन ले सकते हैं। ओके, अपॉन में 8 अप स्क्वायर h² 1/n2² माइनस 1/n1²। ओके, तो यहाँ से माइनस अंदर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z² e⁴ m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² ये हमारा किसके इक्वल आया है, डेल्टा ई के इक्वल आया है। ओके, और हमारा जो डेल्टा ई होता है दैट इज इक्वल्स टू h इंटू म्यू। ओके, और हमारी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, h इंटू में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे c अपॉन में लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू 1/λ इज इक्वल्स टू वेव नंबर। तो hc इंटू में न्यू बार। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, जब इसमें डेल्टा ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू h c न्यू बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल्स टू hc को डिवाइड में लेके जाएंगे 1/hc z² e⁴ m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² 1/n1² माइनस इज इक्वल्स टू z² e⁴ m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c इज इक्वल्स टू न्यू बार, दैट इज वेव नंबर। ओके, तो इतना पार्ट हमारा किसके इक्वल आ जाता है,
जेड स्क्वायर e⁴ m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाता है यहाँ से 1.097 इंटू में 10⁻⁷ पर मीटर, जो कि हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल था। ओके, तो यहाँ से हमने क्या डिराइव कर दिया है, न्यू बार इज इक्वल्स टू आर रिट्स कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से हमने क्या डिराइव कर दिया, अपना रिट्स कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पे हम क्या जूम करके चल रहे थे, क्योंकि हमने जब रेडियस फाइंड आउट कर रहे थे तब हमने यह जूम किया था, हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पर है। ओके, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिट में सर्कल में घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी हमने जब वेव नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी हम, क्योंकि उसी से ही हम ये रिट्स कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किए, तो हम यहाँ से क्या अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है दैट इज एट द सेंटर और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उस सर्कल में घूम रहे हैं, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। और फैक्ट क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है बोथ आर रोटेटिंग। ओके, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ओके, तो अब यहाँ पे एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे कम होता जा रहा है। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस हमारा कम होता जा रहा है, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। ओके, जब एनर्जी फाइंड आउट करें तब भी हमने ये देखा था कि जब जैसे जैसे हमारे एन की वैल्यू बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारा जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होते जा रहा था। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफन सीरीज के लिए डिपिक्शन दिखा रखे कैसे जो ट्रांजिशन हो रहा है एनर्जी लेवल का ऑफ हाइड्रोजन एटम के। ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए बता रखा है, जो हमने सीरीज फाइंड आउट की थी दैट्स आल्सो फॉर द हाइड्रोजन एटम। ओके, फॉर द हाइड्रोजन एटम। ओके, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे डिफरेंस जो है कम होता जा रहा है एनर्जी का। ओके, जब मैंने एनर्जी फाइंड आउट करी तब भी इस चीज़ को नोटिस किया था। ओके, यहाँ पे हमें सीरीज दे रखी है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पफर्न सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ओके, यहाँ पे दिखाया क्या गया है कि हमारा यहाँ पे लाइमन सीरीज में 8 ऑर्बिटल से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, 7 से फर्स्ट में। ओके, ऐसे ही पफर्न में, ब्रैकेट में, पर यहाँ पे जो डिफरेंस है एनर्जी डिफरेंस, यहाँ पे बहुत कम एनर्जी डिफरेंस लग रहा है। यहाँ पे बहुत कम एनर्जी डिफरेंस लग रहा है 8 से 4th ऑर्बिट में आने के लिए। पफर्न में और कम एनर्जी डिफरेंस लग रहा है 8 से 5th में आने में। ओके, यहाँ पे 8 से फर्स्ट में आने में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस हो रहा है। ओके, तो ओके तो यहाँ पे दिखाया क्या जा रहा है कि जैसे जैसे हमारे एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब एनर्जी डिफरेंस और जब एन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी तब एनर्जी डिफरेंस है वो कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट of the hydrogen atom and the excited state that corresponds to convergence limit of the spectral line, that is N2। यानी कि हमें क्या करना है, हमें N2 that is equals to infinity, हमें N1 से इन्फिनिटी तक हमें
इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, यानी कि हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है फ्रॉम द एटम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करने में जितनी भी एनर्जी लगेगी उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। हाई रिट्स कॉम्बिनेशन हम आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। आर रैडबर्ग कांस्टेंट इनटू में माइनस में एन, यहाँ पे हमें N2 कहाँ तक लेके जाना है, उसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है। ओके, तो 1/1² माइनस में 1/इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर, आर किसके इक्वल है हमारा 1.097 इंटू में 10⁻7 पर मीटर। यहाँ से हमारा म्यू की वैल्यू आ गई है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, और एनर्जी डिफरेंस हमारा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। शूट करते हैं, एच इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू में 10⁻34 इंटू में 3 इंटू में 10⁸ और अभी हमने न्यू बार की वैल्यू निकाली है 1.097 इंटू में 10⁻7। ओके, तो फाइंड करते हैं एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो एनर्जी डिफरेंस क्या आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 21.806 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो ये हो गया हमारा एनर्जी, रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो केमिस्ट्री में हमेशा 1 मोल की बात होती है, तो 1 मोल निकाल लेते हैं। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हमने 1 इलेक्ट्रॉन की निकाली है, अब हम 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल के लिए निकल जाएगी। ओके, तो डेल्टा ई से नोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 21.806 इंटू में 10⁻19 इंटू में 1 मोल के लिए निकालो। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.022 इंटू में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1.312 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 मोल के निकाल रहे हैं तो पर मोल, तो 1 मोल के अंदर इतनी एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 1312 किलो जूल हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम से। ओके, तो बोर्स थ्योरी ने आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ही बता दिया।
तो बोर्स थ्योरी ने क्या क्या बता दिया? तो बोर्स थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन some features जिनमें से एक फीचर हमारा आयनाइजेशन एनर्जी भी है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कि एक मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम से कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो हमारी क्या है आयनाइजेशन एनर्जी है। ओके। और बोर्स थ्योरी ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बता दिया हाइड्रोजन का कि उसके अंदर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेंगे, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम मिलेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बता दिया उसने, बोर्स थ्योरी ने। ओके। और रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी बहुत अच्छे से फाइंड आउट करी थ्रू बोर्स थ्योरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन को हिट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।